वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इसका लेक्चर हमारा वन शॉट होगा। एमटी के टीकेट के लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें और किसी भी पॉइंट को मिस ना किया जाए। ठीक है, अगर आप लोग एम डी कैट ई कैट के लिए प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हो तो आपको सामने नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आपको वहाँ आपको हर किस्म का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और हर चीज़ की अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी। सही है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बेसिक चीज़ें मैंने नहीं लिखी क्योंकि बहुत बेसिक हो जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1A से 8A वाले को कहते हैं, और ये सारी बातें बहुत डिटेल में मैंने नहीं लिखी, बस शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया कि उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं। फिर ये 8 ग्रुप जो है ये सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है कि 1A से लेके 8A तक है, फिर 1B से लेके 8B तक के हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं। ए वाले हमारे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और बाकी जो बी वाले वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि डी और एफ ब्लॉक में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पी एस और पी ब्लॉक में आते हैं। तो मैंने इसके आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के दिखाई है। ठीक है, ए इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके अलावा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, 1A से लेके 8A तक के एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। और 1 और 2 वाले की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 से लेके NS2। अगर NS पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी खत्म हो रही है तो हम उसका इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन है NS में तो ग्रुप 1A, 2 है तो 2A। सिमिलरली 3 से 8A तक, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 3 से 8A वाले, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस जगह पे आके खत्म हो रही होगी, NS2 और NP1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक आ रहे होंगे। अब हम ओवरऑल इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे होते हैं, दो इसके। अगर पी में एक है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 3A का एलिमेंट होगा। पी में 2 है तो 2 2 4 हो गए 4A का, एंड सो ऑन 6 तक। जैसे जैसे पी में 6 हो जाएंगे 2 इसके तो 8A का एलिमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होते हैं। ये कहलाती है जनरल वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही, ये तो थोड़ा सा इंट्रो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे चैप्टर के अंदर ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़नी है। सबसे पहले ट्रेंड्स होते क्या है कि भैया आप पीरियोडिक टेबल में जब आप मूव करते हो तो आप किसी भी प्रॉपर्टी की रिपीटेशन देखते हो, किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रेंड देखते हो। कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि भाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये किसी भी प्रॉपर्टी को थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल देखना, तो वो चीज़ कहलाती है ग्रुप का ट्रेंड। अब हर ग्रुप ग्रुप जो है वो अलग प्रॉपर्टी को अलग शो कर रहा होता है, कुछ अलग चेंजेस शो कर रहा होता है, इसलिए हम हर ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का चैप्टर है तो उसमें हम सिर्फ एसओ पी ब्लॉक का डिस्कस कर रहे होंगे। अब सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता क्या है थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि एटम के न्यूक्लियस से उसके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, सेंटर से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होता है। ये बात मैंने लिखी है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल। उसके अलावा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है कि ये इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम। देखें अगर हम किसी ग्रुप के अंदर तो ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। और अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो वहां पे हमें ये डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन आती है ग्रुप 3 के अंदर, गैलियम में। ठीक है, अब ये गैलियम में क्या आती है, इसके लिए मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है। उस पिक्चर में मैंने आप लोगों के साथ इसका जो चार्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जितनी जगह मैं कवर कर सकती थी उतनी जगह की है। यहाँ पे आप लोगों को शायद राइटिंग का भी प्रॉब्लम हो, तो राइटिंग मुझे थोड़ी छोटी लिखनी पड़ी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। अभी भी हमारा आधा चैप्टर, इतना ही चैप्टर अभी रहता भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। लेकिन कोशिश करिए कि इतना ऐसा लिखा जाए कि आप लोग को समझ आ जाए। तो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो इसके लिए थोड़ी माजरत है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसको सही से लिखूं। और चार्ट में आप लोग के साथ पिक्चर के जरिए शेयर करें क्योंकि चार्ट के लिए अगेन जगह नहीं है। अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे तो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस का सबसे पहले मैंने आप लोग के साथ 1A और 2A का शेयर किया है। तो आप देख सकते हो 1A और 2A दोनों के अंदर एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लिथियम सोडियम में 152 एंड सो ऑन, देखो 186 हो रहा है, फिर और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। इसी तरीके से 2A में देखें अगर, तो ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली
इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है अगर आप लिथियम और बेरियम को देखो, क्योंकि ये ऐसे जा रहे हैं ना, यूं जा रहे हैं, पीरियड के अंदर है, तो लिथियम का ज़्यादा और बेरिलियम का कम है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने 4A से लेके 7A तक के, तो इसको भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस को लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन करी जो कि है गैलियम की। अगर आप देखो एल्यूमिनियम की बात आ रहा है, गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गैलियम का एल्यूमिनियम के मुकाबले में कम है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना लास्ट शेल वाले, वो बहुत बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा छोटा रह जाता है। बाकी इंडियम और थैलियम नॉर्मल शो कर रहे हैं ट्रेंड को, पीरियड थ्रू आउट द ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रेंड है। इसका रीजन आप लोग को आई होप पता होगा कि टॉप टू बॉटम क्यों एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स उतने ही हैं, क्योंकि हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल उतने ही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट राइट, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ रहा है ना। पहले ग्रुप वाले के पास कम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास और ज्यादा है, तीसरे के पास और ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चीजें बराबर होती हैं एटम के अंदर। प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है। वो एक बैग की तरह है ना, उसके अंदर प्रोटॉन्स आप डालते जाओगे तो बैग बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के करीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है और एटम का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है इस वजह से, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे सिर्फ मेन बातें याद रखनी, पूरी डिटेल आपसे पूरा पैराग्राफ नहीं बोला जाएगा एमडीके टिकट में कि आप पूरा एक्सप्लेन करके दिखाओ, आपको जस्ट टिक करने होते हैं आंसर। तो इसलिए हम मेन पॉइंट जो ज़्यादा देखने वाली चीज़ें उनको और से देखेंगे, आपको बस इसका ट्रेंड और इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी गैलियम की मैंने बता दी कि गैलियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा कम है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे एटॉमिक रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस के दूसरे ग्रुप ट्रेंड पे। आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है भाई? आखिरी शेल से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है मुझे, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल है उसमें से मुझे कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं जो उसको एनर्जी दूंगी इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखा हुआ है कि इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। इसका बिल्कुल उल्टा ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस के मुकाबले में, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन समझते हैं कि देखो टॉप टू बॉटम क्या है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस से आखिरी शेल दूर होता जा रहा है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होती जा रही है, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पा रहा सही से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो वो अट्रैक्शन कम होती जा रही है। इसकी वजह से जब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है उसको मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ऊपर वालों को ज्यादा देनी पड़ेगी, नीचे वालों को कम देनी पड़ेगी। इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो मुझे लेफ्ट टू राइट जाते हुए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये तो सारी बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गैलियम और थैलियम के दरमियान में है। अब इसके लिए भी मैंने आप लोगों के साथ इसका चार्ट टेबल शेयर कर दिया है। अब आप देखो 1A और 2A वाले नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन 3A के अंदर अगर आप एल्यूमिनियम और गैलियम को देखो, एल्यूमिनियम का कम हुआ, उसके बाद गैलियम का एकदम से बढ़ गया, हालांकि गैलियम का क्या होना चाहिए था, उससे भी कम होना चाहिए था। तो इसका रीजन क्या है? अगेन यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होती है इसके S और D के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इस वजह से यहाँ पे इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद इंडियम और थैलियम में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इंडियम में फिर कम हुआ, थैलियम में फिर ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन क्या रीजन है, आयनाइजेशन, यहाँ पे भी क्या रीजन है, शील्डिंग इफेक्ट का रीजन है, ठीक है। 3D और 4F के इलेक्ट्रॉन्स गैलियम के अंदर थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके जो आयनाइजेशन एनर्जी है
वो ज़्यादा हो रही है। तो सिंपल इनका रीज़न जो है वो शील्डिंग इफेक्ट का रीज़न है यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर। अब आ जाते हैं हम ग्रुप 3 की बात हो गई। अब 4A में आ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। अब टिन और लेड, ठीक है, टिन और लेड के अंदर भी देखते हैं इनके अंदर क्या मसला आ रहा है। तो ग्रुप 4 के अंदर अगर आप लोग देखो तो टिन तक कम हुआ लेकिन लेड में एकदम से बढ़ गया। अब यहाँ पे रीजन मैंने क्या लिखा हुआ है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है? देखो, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो वो थोड़े नीचे अलग से लिखे हुए होते हैं। वो होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम दो सीरीज पढ़ते हैं, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट सीरीज पढ़ते हैं, और वो एंड की पीरियड्स में आ रही होती है, 6-7 पीरियड्स में वो आ रही होती है, या 5-6-7 में आ रही होती है। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं टिन और लेड, ये भी आखिरी के पीरियड में आ रहे हैं। अब इनसे पहले क्या होता है कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आ जाती है, तो इसकी वजह से काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। 14 एलिमेंट एक्टिनाइट के, 14 एलिमेंट लेंथेनाइट के। अब इतने सारे एलिमेंट्स के बाद एकदम से ये आ रहे हैं, तो इस वजह से अचानक से इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है। अगर आप लोग देखो तो ऑलमोस्ट टिन और लेड की मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि बाकियों में 100, 50, 30, 40 का आ रहा है, लेकिन इनमें ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। तो यही रीज़न है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस का। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? किसी भी एटम की सलाहियत, ऐसी उसकी टेंडेंसी कि वो किसी सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है ट्रेंड, कि ये सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला ट्रेंड फॉलो करती है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। इसका भी सेम रीजन वही है जो रीजन मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का बताया। टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन तो वही है लेकिन न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन वही है कि डिक्रीज क्यों हो रहा है और इंक्रीज क्यों हो रहा है। अब एक सेक्शन आ जाती है 3A के अंदर। 3A के अंदर आप लोग को बहुत सारी एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अगेन इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो पहले 1A है, फिर 2A है, और बीच में फिर आ जाते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। काफ़ी सारे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद 3 आता है, तो इसलिए इसकी काफ़ी सारी चीज़ें इरेगुलर होती हैं। ठीक है, तो 3A में अगेन मैंने क्या लिखा है कि थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। रीज़न अगेन वही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ टेबल। आप देख सकते हो सब ट्रेंड सही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 3A वाले थोड़े इरेगुलर जा रहे हैं, उनका ऊपर नीचे चल रहा है थोड़ा मामला। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ तक हो गई। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई मटेरियल की सलाहियत या किसी मेटल की सलाहियत कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यहाँ पे मैंने आपके साथ चार्ट शेयर करा है। अब ये चार्ट अगर आप लोग देखो तो इसमें 1A और 2A वाले लिखा हुआ है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि वो क्या है, मेटल्स हैं, इसीलिए वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं। उसके बाद 3A वाले मॉडरेट हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, मेटल से जा रहे हैं नॉन मेटल्स की तरफ। पहले मेटल्स हैं, फिर बीच में थोड़े मेटलॉइड्स आएंगे, और फिर फाइनली नॉन मेटल्स आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आप देखो 3A में मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 4A में वेरिएबल है, कुछ कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कार्बन बिल्कुल नहीं करता, सिलिकॉन थोड़ी बहुत करता है, जर्मेनियम भी थोड़ी बहुत करता है, टिन भी थोड़ी बहुत कर रहा है, और लेड बिल्कुल ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे थोड़ी वेरिएबिलिटी आ जाती है। 5A वाले अगेन मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अब 6, 7 और 8 में पुअर होना शुरू हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड थोड़ा डिक्रीज वाला मामला चल रहा है, कि 1A 2A वाले में ज़्यादा है, फिर 3A वाले में मॉडरेट, 4A वाले में वेरिएबल, और फिर 5, 6, 7 में पुअर की तरफ जाने लग जाते हैं। सही है, ये बात हो गई। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि वैल्यू असाइन टू एन एलिमेंट इन कंपाउंड और कंबाइंड स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जब कोई एटम किसी और एटम के साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आ जाता है।
उस चीज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब मैंने ग्रुप 1A से लेके 8A वालों का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, टेबल सही है। अब आप देख सकते हो 1A और 2A वालों की और 3A वालों की फिक्स है 1, 2 और 3। ठीक है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करते हैं, वो कभी लेते नहीं है। बाकी अगर आप 4A से लेके 8A तक जाओ, 4A में देखो -4 है, -2 है, +2 है, +4 है, काफी सारी देखने को मिल रही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अब 4A वाले ना फंस जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स क्या चाह रहे होते हैं कि हमारा जो आखिरी शेल है ना उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये उनकी कोशिश होती है कि वो ये काम कर लें कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से कर लें। अब होता क्या है कि मेटल्स के पास इतने कम है, 1 और 2 वाले के पास इतने कम है कि उनको 5-5, 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देते हैं। अब 4A में जब कहानी आती है तो 4A वाले बीच में है, वो चार्ज देने की सलाहियत भी रखते हैं और चार्ज लेने की भी सलाहियत रखते हैं 8 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इनकी काफी सारी वेरिएशन आ रही है। फिर 5A वाले के अंदर भी -3, -2 +3 +5, 6A वालों की -2 +2 +4 +6। तो 4A वाले की -3 मेन है जो नॉर्मल कंडीशन पे शो करते हैं, बाकी जो शो करेंगे ना वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, वरना नॉर्मली -3 5A वाले शो करते हैं, 6A वाले -2 शो करेंगे, बाकी जो आ रही है वो वेरिएबल है, मतलब वो डिपेंड करती है कि कंडीशंस आप उन्हें कैसी दे रहे हो। फिक्स ये वाली होती है। 7A वालों की -1 फिक्स है, लेकिन कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसी कंडीशंस दे रहे हो, तो वो +1 +3 +5 और +7 भी शो कर सकते हैं। बाकी 8A वाले में तो कोई भी कंडीशन दे दो वो हमेशा 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते, उनके ऑक्टेट रूल ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, उनके आखिरी शेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड पे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा सा ना अलग सा है। यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले टॉप टू बॉटम में अगर हम देखें तो डिक्रीज भी हो रहा है कहीं पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कहीं पे कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, ऊपर नीचे है, और कहीं पे इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। अब डिक्रीज किस किस में हो रहा है, 1A में हो रहा है और 2A में हो रहा है, क्योंकि ये मेटल्स है। ठीक है, इसलिए इनमें डिक्रीज होने हमें ट्रेंड होता हुआ मिल रहा है। बाकी इंक्रीज कहाँ पर हो रहा है, 5A से लेके 8A तक इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2A के बाद 4A भी आता है, जिसके अंदर हमें टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने को दिखता है। इसका रीजन मैंने लिखा है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर एटॉमिक फोर्सेस। अब ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या है, इंटर मतलब दरमियान में, बिटवीन, एटॉमिक मतलब एटम्स की, और फोर्सेस मतलब फोर्सेस। अब देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, एटम का रेडियस बढ़ रहा है। जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ता है ना, तो दो एटम के दरमियान में फासला बढ़ने लग जाता है। जब फासला बढ़ने लगता है तो दोनों एटम के दरमियान की फोर्सेस कम होने लगती हैं। अच्छा, तो अजान हो गई थी तो उस वजह से। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं आप लोगों को बता रही थी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में 4A का। 4A के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम, क्योंकि एटम का रेडियस बढ़ा है। एटम का जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है तो दो एटम्स के दरमियान में क्या हो रहा है, गैप ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे ही फासला बढ़ेगा तो फोर्सेस कम होने लग जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कम होने की वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है कि सारे आइटम्स और मॉलिक्यूल टूटने लग जाते हैं और अलग अलग होके इवेपोरेट होने लग जाते हैं। अगर बॉइलिंग की बात करें या मेल्टिंग की बात करें तो यही होता है ना, उसमें अलग होने लग जाते हैं सारे। तो यहाँ पर यही रीजन है कि जैसे जैसे एटॉमिक फोर्सेस कम होने लगेंगी, एटम्स अलग होने लगेंगे एक दूसरे से। 3A के अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, रीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, काफी सारे बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात आता है, तो ये बहुत अजीब अजीब वेरिएशन शो करता है। तो अगेन इसके अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर नीचे इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम बात करें 5A से लेके 8A तक, तो आप लोगों को पता है कि 5A से लेके 8A तक हमारे पास गैसेस मोस्टली हैं। नाइट्रोजन को अगर देखें, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, मतलब इन एलिमेंट की बात करें 5A से ऑनवर्ड्स तो ये सारी गैसेस होती हैं। और गैसेस के अंदर क्या काम करती हैं चीज़ें, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस काम करती है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम नहीं करती, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। Cl2 मॉलिक्यूल होगा, N2 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनके ऊपर डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं रेडियस के। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी।
तो इसीलिए टॉप टू बॉटम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सही है, तो ये बात हो गई यहाँ तक टॉप टू बॉटम की। अब लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है 4a तक। ठीक है, 4a तक इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से। अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट टू राइट इंटर एटॉमिक फोर्सेस इंक्रीज होंगी, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन 4a के बाद 5a से लेके 8a तक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। सही है, तो ये सारी बात हो गई। अब अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ इसका चार्ट शेयर करा है, टेबल शेयर करा है, वो देख लीजिए आप लोग। तो 1a और 2a में अगर आप लोग देखो तो टॉप टू बॉटम हमें डिक्रीज होता हुआ मिल रहा है। ठीक है, 3a में थोड़ा ऊपर नीचे मामला, कहीं पर इंक्रीज है कहीं पर डिक्रीज है। बाकी 4a में भी हमें डिक्रीज होता हुआ ही मिल रहा है। सही है, उसके अलावा 5a 6a 7a और 8a इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन्वॉल्व है। सही है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने एक और बात छोटी सी लिखी हुई है 2a के अंदर कि मैग्नीशियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। वैसे तो हम बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों के बारे में बात पढ़ते हैं, लेकिन मैग्नीशियम की यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो ट्रेंड ये फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका एकदम से बहुत कम हो रहा है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ट्रेंड्स हमारे खत्म हो गए हैं सारे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम पे। तो यूनिक बिहेवियर में 4 आते हैं बिहेवियर बेरिलियम के। यूनिक बिहेवियर से क्या मुराद है कि बेरिलियम अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स के मुकाबले में थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है, जो इसके दूसरे मेंबर्स नहीं कर पाते। अब यहाँ पे इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो इसका एटॉमिक रेडियस बहुत स्मॉल है, क्योंकि सबसे ऊपर है तो एटॉमिक रेडियस स्मॉल है। उसके अलावा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस का उल्टा है रिलेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा बेरिलियम की होगी, और एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस इसका होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ऑड बिहेव करता है। अब क्या बिहेवियर है इसका कि ये हार्ड और रिजिड होता है, पहली बात तो ये अपने मेंबर्स के मुकाबले में। उसके अलावा ये एक ऑक्साइड लेयर बनाता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, ये एक लेयर बना लेता है, जिस भी कंटेनर में होगा उसमें लेयर बना लेगा। लेयर बनाने से क्या होगा? मजीद उस कंटेनर की कोरोजन नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। जैसे हम लोग लोहे की चीजों पे पेंट वगैरह कर देते ना कि वो उनके ऊपर जंग ना लगे, सिमिलरली ये भी ऐसे काम करता है। बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से जिस भी चीज के ऊपर लेयर बनाएगा उसके अंदर कोरोजन नहीं होगी। उसकी बात है हैव लो डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी डेंसिटी कम है और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है अपने मेंबर्स के मुकाबले में। और अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, सबसे ज्यादा बेरिलियम का था। उसके बाद फोर्थ है और आखिरी है कि कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो। इसके ग्रुप के सारे मेंबर्स सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है काफी जगहों पर। तो ये 4 इसके बहुत आसान से अलग बिहेवियर हो गया। अब यहाँ से है रिएक्शन से स्टार्ट। ठीक है, रिएक्शंस में मुश्किल नहीं है, बस याद करने वाली चीजें थोड़ी सी। रिएक्शंस में कहती हूँ कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि आप लोग उसको समझ के कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे बस रट्टा मारने वाला काम होता है। तो ठीक है, तो कहीं पे समझने वाली चीजें भी होती है, कहीं पे रट्टा मारना पड़ता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है 1A और 2A का। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना 3 चीजों पर होता है। ऑक्सीजन जो है ना वो 3 किस्म के ऑक्साइड बनाता है। एक बनाता है नॉर्मल, एक बनाता है पर, और एक बनाता है सुपर। नॉर्मल में ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, पर में -1 और सुपर में -1/2 शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखी हुई रिएक्शन में बता भी देती हूँ। सबसे पहले 1A में लिथियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि देखो इसके नीचे Li के नीचे क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो लिथियम क्या शो कर रहा है? नॉर्मल, ये पता होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद सोडियम ऑक्सीजन का रिएक्शन करके Na2O2 बना रहा है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो दोनों के नीचे 2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि
मैं कह सकती हूँ कि ये 2 2 कैंसिल हो सकते हैं, तो इन दोनों के नीचे 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन सोडियम के साथ कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है, 1, लेकिन 2 2 लगाया हमने। बस ये लिखने का तरीका इसका ऐसा है, लेकिन ये बना कौन सा ऑक्साइड रहा है, ये पर ऑक्साइड बना रहा है, क्योंकि पर हम कैसे कह सकते हैं, पर का मतलब क्या होता है, 1:1 बराबरी का रेशो या 2:2 का रेशो, तो ये पर का यहाँ पे ऑक्साइड शो कर रहा है। बाकी पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, तो असल में क्या होना चाहिए था, कुछ इस तरीके की होना चाहिए था कि के नीचे 1/2 और ऑक्सीजन होना चाहिए था, इस तरीके का होना चाहिए था। लेकिन हम लोग को बात पता है कि हम कभी भी 1/2 में नहीं लिखते हैं, कभी भी आप रिएक्शन में, कभी भी किसी इक्वेशन में इस तरीके का नहीं देखोगे होल नंबर। तो इस होल नंबर को खत्म करने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जिसकी वजह से ये तो 2 से कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो उसके नीचे 2 आ गया, तो इसलिए ये KO2 बन गया। सिमिलरली RB में भी RbO2 बन रहा है और CS में भी CSO2, तो ये तीनों सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। अब आ जाते हैं 2A में। 2A में क्या हो रहा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी भी 2 है, ग्रुप 2 है क्या, तो देखो दोनों के नीचे 2 2 आ रहा था, तो 2 2 को कैंसिल कर दिया, तो MO आ गया सीधा सीधा, ठीक है। और स्ट्रोंशियम और बेरियम पर ऑक्साइड शो करते हैं, तभी देखो इनके नीचे ऑक्सीजन का 1 आ रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ऑक्सीजन के नीचे इनका 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये पर ऑक्साइड शो करते हैं। उसके बाद वाटर से रिएक्शन है, 1A वालों का सिंपल वाटर से रिएक्शन होगा, ठीक है, तो क्योंकि वाटर में OH नेगेटिव होता है, तो मेटल OH से लग जाएगा और H2 रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली मेटल का वाटर से रिएक्शन है, अगेन ये मेटल क्योंकि ग्रुप 2 का है, तो OH के नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में H2। एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करता, अभी हमने इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करता, थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। तीसरा है हेलोजन से रिएक्शन, आई होप आप लोग को ये क्लियरली विजिबल होगा। हेलोजन से रिएक्शन है, तो हेलोजन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, तो जब ग्रुप 1A वाले के साथ लगे तो देखो दोनों के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 इसके नीचे आ गई, इसकी वैलेंसी 1 इसके नीचे आ गई। जब 2A वालों से रिएक्शन हुआ तो इसकी वैलेंसी, हेलोजन की वैलेंसी 1 तो इसके नीचे आ गई, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 इसके नीचे आ गई, ठीक है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन करते हैं हेलोजन से। उसके बाद है नाइट्रोजन से रिएक्शन, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, 8 करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो उसकी वैलेंसी 3 होती है। तो जब 1A वाले से रिएक्शन हुआ नाइट्रोजन का, तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 इसके नीचे आ गई और मेटल की वैलेंसी 1 इसके नीचे आ गई, बाकी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लगाना पड़ा, और नाइट्रोजन डायटोमिक होती है इसलिए N2 लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, ग्रुप 2A के मेटल से रिएक्शन है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन के नीचे आ गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसके नीचे आ गई, बाकी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन से रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है, तो सिंपल हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, इसके नीचे आ गई, इसकी वैलेंसी 1 इसके नीचे आ गई, MH बन गया। अब M से अभी क्या मुराद है, ग्रुप 1 के मेटल्स, कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं ये करके दिखाऊं यहाँ से समझाने के लिए, तो 2Li प्लस H2 और 2LiH इस तरीके से, बाकी पहले Li की जगह कोई भी 1A का मेटल लगा सकते हो, सही है। उसके बाद 2A में आ जाते हैं, 2A का हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है, तो इनकी वैलेंसी 2 है, इसलिए हाइड्रोजन के नीचे 2 आ गया, और M ऐसी अकेला रह गया, M के नीचे कुछ भी नहीं आया क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी रिएक्शन में जुड़ते हैं दो एलिमेंट्स, हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा, तो इनको नंबर असाइन होता है, जो नंबर उसके साथ वाले मेटल का होगा वो उसके नीचे आएगा, एलिमेंट का होगा उसके नीचे आएगा, और जो उसका होगा वो उसके साथ वाले के नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे MH है, अब इसका जो नंबर है वो उसके नीचे आ गया, इसका जो नंबर है वो उसके नीचे, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, 1 इसके नीचे आ गया, इसकी वैलेंसी क्या है, 2A का है, तो 2 है, तो हाइड्रोजन के नीचे आ गया। अब यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट है अपने ग्रुप के, मैग्नीशियम इतना ज़्यादा बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में यूनिक बिहेवियर शो करता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर रहे हाइड्रोजन से। एल्कोहल से रिएक्शन है, मेटल का C2H5OH के साथ, अब यहाँ पे ये वाले पूरा पार्ट नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है,
इसलिए मेटल इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह लग गया और हाइड्रोजन गैस बन के हाइड्रोजन अलग हो गया। बाकी 2A वाले रिएक्शन नहीं करते। एसिड से रिएक्शन है, 1A वाले रिएक्शन कर लेते हैं HCl के साथ, Cl नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ये MCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बाकी 2A वाले की बहुत लो रिएक्टिविटी और आपकी बुक में रिएक्शन दिए हुए भी नहीं है, तो हमें ये नहीं करना। बाकी फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट के लिए मैं आप लोग के साथ चार्ट शो कर देती हूँ। फ्लेम टेस्ट होता क्यों है? ये क्वांटिटेटिव मेथड है टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आप जला के उसकी फ्लेम से पता लगा सकते हो, कलर, उसकी फ्लेम के कलर से पता लगा सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे कि मैं आप लोग के साथ एक चार्ट शो करा है, ठीक है, साथ में मैंने आपके साथ कलर्स भी शो कर दिए हैं। लिथियम कौन सा कलर, अगर हम लिथियम को जलाएंगे तो वो कौन सी फ्लेम देगा? रेड कलर की। सोडियम को जलाएंगे तो वो येलो कलर की देगा, पोटेशियम को जलाएंगे तो वायलेट, रुबीडियम को रेड वायलेट, सीजियम को ब्लू वायलेट, बेरिलियम की कोई नहीं होती, व्हाइट कलर की फ्लेम होती है इसकी, ठीक है। मैग्नीशियम की सिल्वर वाइट, कैल्शियम की ऑरेंज रेड, स्ट्रॉन्शियम की डीप रेड और बेरियम की पेल ग्रीन। तो ये बस MCQs में आ जाता है कभी कभार कि भाई इसका फ्लेम टेस्ट क्या होता है, क्या कलर शो करता है, तो ये कलर शो करता है और इनके कलर से हम बता सकते हैं कि भाई अगर येलो कलर की आग जल रही है तो मतलब इस कंपाउंड के अंदर सोडियम था। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है ये मेथड, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम कास्मर केल्नर सेल पे। कास्मर केल्नर सेल इस्तेमाल क्यों होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं NaOH को बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसकी डायग्राम मैंने बनाई है, जितनी जगह थी उसमें कोशिश करिए कि बना लूं। तो यहाँ पे एक ऊपर वाला कंपार्टमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है और एक नीचे वाला कंपार्टमेंट। ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स लटके हुए दिख रहे होंगे आपको, ये होते हैं टाइटेनियम के ब्लॉक्स। टाइटेनियम मेटल होता है, उसके ब्लॉक्स होते हैं और यहाँ पे ये डिप हुए हुए होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, जो कि होता है NaCl और वाटर का सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। ब्राइन क्या होता है? NaCl + H2O। तो ये इधर भरा हुआ होता है ब्राइन और इसके अंदर डिप होते हैं ये टाइटेनियम के ब्लॉक्स, ठीक है। बाकी यहाँ से एक रास्ता होता है, यहाँ से एक ओपनिंग होती है और एक यहाँ से एक ओपनिंग होती है। यहाँ से हम NaCl के सॉल्यूशन को डालते हैं और यहाँ से यूज हुआ हुआ निकाल लेते हैं। एक ओपनिंग यहाँ से होती है, यहाँ से हमें क्लोरीन बन के मिलती है बाय प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डिन्यूडर। इस डिन्यूडर में कुछ ग्रेफाइट ब्लॉक्स होते हैं जो कि पानी के अंदर डिप हुए हुए होते हैं, सही है। ये साइड में इसके जिसमें डिप हुए हुए वो है H2O। तो पानी के अंदर ये ग्रेफाइट ब्लॉक्स डिप हुए हुए होते हैं। इसकी भी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक जगह से हमें NaOH मिल रहा होता है और एक जगह से हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही होती है। ये दोनों कंपार्टमेंट कुछ पाइप से कनेक्टेड होते हैं दूसरे से और ये कुछ इस तरीके से लूप में कनेक्टेड होते हैं। और इधर जो होता है एक और मेटल होता है Hg, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। यहाँ पे मरकरी होता है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, क्योंकि मरकरी के बारे में आप लोग को पता है ये लिक्विड मेटल होता है। तो ये पंप से ना ये पूरा इस तरीके से फ्लो करता रहता है, डिन्यूडर से होता हुआ, इधर से ऐसे होता हुआ इस कंपार्टमेंट के नीचे से। अच्छा, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है, तो ये नीचे से होता हुआ इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है, सही है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग होती है ताकि थोड़ा सा इसमें कनेक्शन रहे। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, यहाँ पे करंट दिया जाता है। करंट देने पे क्या होता है, टाइटेनियम को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था तो ये पॉजिटिव होता है, मरकरी को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है तो ये नेगेटिव होता है। अब जैसे हम करंट पास करते हैं तो यहाँ पे जो NaCl है इसमें क्या होता है, Cl नेगेटिव में टूट जाता है और Na पॉजिटिव में टूट जाता है। Cl नेगेटिव में टूटकर भागता है एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव तो वो एनोड की तरफ भागता है। वहां जाके क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल के ऑक्सीडेशन करके क्लोरीन गैस बन जाता है और ये क्लोरीन गैस हमें ऊपर से मिल जाती है बाहर एज अ बाय प्रोडक्ट। अब क्या होता है, अब बचा सोडियम, जो सोडियम निकला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आयंस पानी के भी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारा साइड है, ये हमें इसका हमारी रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद सोडियम के आयंस भागेंगे किसकी तरफ, मरकरी की तरफ, क्योंकि मरकरी क्या है, कैथोड है, नेगेटिव है, और Na के आयंस क्या है, पॉजिटिव है। ये भागेंगे मरकरी की तरफ, मरकरी के पास आके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे
और ये यहाँ करते हैं रिडक्शन। असल रिडक्शन ये है, ये वाला रिएक्शन नहीं, ये वाला रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद जैसे ये सोडियम में कन्वर्ट हुए तो उसी के अगले सेकंड ये मरकरी के साथ मिक्स होके बना लेते हैं एमलगम। एमलगम बना लेते हैं। ये दोनों आपस में मिक्स हुए हुए हैं, ये रिएक्शन नहीं किया, उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, जस्ट मिक्स हुए हुए आपस में। अब क्योंकि ये मरकरी जो है क्या है, पूरे चैम्बर में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो ये मूव होता होता पंप के जरिए जाएगा डिन्यूटर के अंदर। अब डिन्यूटर के अंदर मैंने क्या बोला, पानी है और ग्रेफाइट ब्लॉक है। अब ये जो एमलगम है क्या करता है, पानी से रिएक्शन करता है। अब ये पानी से रिएक्शन सिर्फ Na ही कर पाता है, मरकरी क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ये पानी से रिएक्शन नहीं करता। हमेशा बात याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कभी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो मिक्स हो जाएंगे लेकिन वो रिएक्शन नहीं करते। तो ये जो मरकरी है ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो सोडियम है पानी के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लेगा। फिर ये जो ग्रेफाइट ब्लॉक है ना, ग्रेफाइट ब्लॉक का काम क्या है, ये कर क्या रहा है, ये हमने लगाया क्यों है, इसका काम क्या है कि ये एमलगम में से सोडियम को अलग करके मरकरी को आगे वापस फ्लो करवा दे। तो इसलिए मरकरी यहाँ से अलग होकर आगे चला जाता है, फिर ये सोडियम H2 के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लेता है, H2 बना लेते हैं, और मरकरी हमें आगे वापस फ्लो होके वापस से ये यूटिलाइज हो जाता है सेल के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम NaOH बनाते हैं। हमें यहाँ से NaOH मिल जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से ऊपर से हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाती है। बाकी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है कि ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 318 डिग्री सेल्सियस है, पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है। और अगर 50% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम 50% पानी लें और 50% NaOH को लें, तो उस सॉल्यूशन के अंदर इसकी डेंसिटी 1.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, कुछ रिएक्शन है इसके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले HCl का रिएक्शन है, तो सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ H2 और NaCl बना लेगा। यहाँ पे भी NaOH H2 SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, OH H के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, और SO4 नेगेटिव Na के साथ मिलकर Na2SO4 बना लेगा, सोडियम सल्फेट। NaOH जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, Na पॉजिटिव Cl के साथ जुड़ जाता है, NaCl बना लेता है, और OH नेगेटिव होता है, ये Fe के साथ मिलकर FeOH3 बना लेता है। फिर NaOH का एल्यूमिनियम और वाटर के साथ रिएक्शन, बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होता है, ये एक्वस मीडियम में करवाया जाता है रिएक्शन, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है, NaAlO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बना लेता है, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आता है बोर्ड में भी आता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोरेट बनाता है, साथ में NaCl बनाता है और H2 बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी ना जो बैलेंसिंग है वो भी थोड़ी अलग है, 6-3-5-3 यहाँ पे लग रहा होता है, तो ये थोड़ा इसकी इक्वेशन को बैलेंस करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये थोड़ा सा इसके रिएक्शंस हो गए, बाकी इसका ये पूरा हो गया। रिएक्शंस आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो अगर यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो। बाकी रिएक्शंस में कोई इतना खास नहीं हो रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ज़्यादातर, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के आपस में जोड़ के कंपाउंड बना रहे हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसको प्रिपेयर क्या किया जाता है, इसको हेजन क्लेवर प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। डायग्राम वगैरह आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, सिर्फ से ये पूछा जाता है कि हेजन क्लेवर प्रोसेस के थ्रू क्या बनाया जाता है, या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर को, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर को या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं, तो हेजन क्लेवर प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं, तो क्या होता है कि कैल्शियम जो चीज़ हमें बनानी है वो बन जाती है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है, और साथ में वाटर अलग हो जाता है। अब आपकी बुक में इसके कुछ रिएक्शंस दिए हैं, दो ही रिएक्शंस हैं तो दो ही देखेंगे हम लोग कि ब्लीचिंग पाउडर का जब आप वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला रिएक्शन को बस उल्टा कर दो। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए थे तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिल रहा था, वाटर का ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये इसी रिएक्शन को मैंने उल्टा करके लिख दिया है। बाकी दूसरा रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रिएक्शन आप HCl के साथ करवाओगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे इसके यूजेस में आ जाता है कि भाई आप ब्लीचिंग पाउडर से क्या क्या करते हो। तो सबसे पहले तो ये डिसइंफेक्टेंट है,
बैक्टीरियाज को मारता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में डाल के आप उसके बैक्टीरियाज को मार सकते हो। पानी की स्टेलाइजेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, पानी को साफ करने में इस्तेमाल होता है। बाकी किसी चीज़ क्या है, क्लोरीन बनाने में इस्तेमाल होता है। देखो आप वाटर से रिएक्शन करोगे तो क्लोरीन मिल रहा है, या आप HCl से रिएक्शन करोगे तब भी आपको क्लोरीन मिल रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर से आप क्लोरीन भी बना सकते हो। उसके अलावा इसके कुछ, अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो इसकी स्मेल क्लोरीन जैसी होती है, क्योंकि क्लोरीन से मिलकर बना है तो इसकी स्मेल क्लोरीन जैसी होती है। बाकी ये व्हाइट कलर का पाउडर जैसा होता है, आप लोगों ने होपफुली देखा भी होगा, घरों में भी इस्तेमाल होता है ये। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। बाकी कोरोसिव होता है, हाथ वगैरह पे लग गया तो आपके हाथ जल वल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हाफ चैप्टर हो गया। अब मैं रब करके दोबारा से लेके हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपने हाफ चैप्टर को। अच्छा, तो हम लोगों को कंटिन्यू करना था अपना, हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट तक, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास रिएक्शन है पी ब्लॉक एलिमेंट के। पहले जो हमने करे थे वो एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन थे, अब यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन है। तो यहाँ पे सबके मैंने रिएक्शंस लिख दिए हैं। सबसे पहले O2 का रिएक्शन है, O2 के साथ रिएक्शन है 3A का, 4A का, 5 का, 6 का और 7 का, जितने भी रिमेनिंग है। सबसे पहले 3A में बोरॉन का करवाएगा ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम का करवाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो क्योंकि बोरॉन 3A का उसकी वैलेंसी 3 होती है तो ऑक्सीजन के नीचे आ गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बोरॉन के नीचे आ गई। सिमिलरली एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के केस में भी यही हुआ। उसके बाद 4A में क्या है, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ दो तरीकों से रिएक्शन करता है, एक CO2 बनाता है और एक CO बनाता है, ठीक है, डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। तो O2 के साथ मिलकर CO2 भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, और O2 के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। सिलिकॉन हमेशा सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही बनाता है और 900 या उससे अबव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा होता है। उसके अलावा 5A है, 5A में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन डिफरेंट कंडीशंस पे और फास्फोरस भी डिफरेंट कंडीशंस पे रिएक्शन कर रहा होता है कि कंडीशंस क्या है। पहला है, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर NO बनाएगा। अगर कैटलिस्ट होगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर N2O बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फास्फोरस और ऑक्सीजन में भी यही है कि अगर लिमिटेड O2 होगा तो P2O3 का बनेगा, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। अब 6A की बात करें तो 6A में सल्फर के साथ रिएक्शन है ऑक्सीजन का, तो ये हमेशा SO2 बनता है, सल्फर ऑक्सीजन मिलते हैं जब भी तो SO2 बनता है। और 8A में फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो F2O बनता है, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, वो उसके नीचे आ गई, इसकी वैलेंसी 2 इसके नीचे आ गई, ठीक है। इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो ग्रुप 7A के इसके साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपस में बहुत ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़े स्टेबल मुश्किल से होते हैं। तो बहुत कम रिएक्शंस ये पूरे हो पाते हैं, वरना ये टूट जाता है इनका बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद वाटर से रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का उसका वाटर से रिएक्शन है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये मेटल है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाटर के नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा और साथ में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। सिलिकॉन वाटर से रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा, मैंने कहा था ऑक्सीजन जब भी से मिलेगी तो ये हमेशा सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। 5 में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस वाटर से रिएक्शन करता है तो ये थोड़ा यूनिक रिएक्शन है। सबसे पहले तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है H3PO4 और साथ में फॉस्फीन गैस बनती है PH3, तो ये थोड़ा सा अलग सी चीज है जो यहाँ बनती है, फॉस्फोरस एसिड के साथ फॉस्फीन गैस भी बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 6 में सल्फर का रिएक्शन है वाटर के साथ, सल्फर और सिलिकॉन का कांस्टेंट है, इनको जब भी ऑक्सीजन मिलेगा ये डाइऑक्साइड बनाएंगे, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लोरीन और ब्रोमीन के दो रिएक्शन दिए हैं आप लोग की बुक में, तो क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो दो क्लोरीन है, वाटर के अंदर क्या होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, एक क्लोरीन H के साथ लग जाएगा, एक क्लोरीन OH के साथ मिलकर हाइपोक्लोरस एसिड बना देगा। सिमिलरली ब्रोमीन में भी क्या हो रहा है, एक ब्रोमीन H के साथ लग रहा है और एक ब्रोमीन OH के साथ लग के हाइपोब्रोमस एसिड बना रहे हैं। अब यहाँ पे हेलोजन से रिएक्शन है, हेलोजन का से रिएक्शन एल्यूमिनियम का है, कार्बन का है, सारे ग्रुप के एक मेंबर लिए हैं। 3A से एल्यूमिनियम, 4 से कार्बन, 5 से नाइट्रोजन और 6 से ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो बस इनकी वैलेंसी इंटरचेंज हो रही है, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है क्योंकि ग्रुप 3 का है तो क्लोरीन के नीचे आ गई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 एल्यूमिनियम के नीचे आ गई। कार्बन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, सही है, तो कार्बन ग्रुप 4 का है और क्लोरीन 1 उसके वैलेंसी 1 होती है, 7 का है
तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 इसके नीचे आ गई और इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 इसके नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वैलेंसी इंटरचेंज हो गई। नाइट्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है वो क्लोरीन के नीचे आ गई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है वो नाइट्रोजन के नीचे आ गई। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलेंसीज इंटरचेंज हो रही है। ऑक्सीजन का उससे रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ, तो अगेन वही वाला रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो OF2 बनता है। अगेन ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते। उसके बाद नाइट्रोजन से रिएक्शन है, पहले ग्रुप 3 में बोरॉन और एल्यूमिनियम का करवाया हुआ है नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ, तो दो इसकी भी वैलेंसी 3 है क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं, तो इसलिए इनकी वैलेंसी देखो Bn, इसकी 3 इसके नीचे आ गया, इसकी 3 इसके नीचे आ गया और दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अल्यूमिनियम और नाइट्रोजन में भी ये होगा, इसकी वैलेंसी 3 इसके नीचे, इसकी वैलेंसी 3 इसके नीचे, तो आपस में वैलेंसीज कैंसिल हो जाएंगी और ये ANN ही रह जाएगा। अच्छा, उसके अलावा कार्बन का नाइट्रोजन से रिएक्शन है, कार्बन ग्रुप 4 का है, नाइट्रोजन 2 का है, तो 5 का है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो वो कार्बन के नीचे आ गई, कार्बन की वैलेंसी 4 इसके नीचे आ गई। सिलिकॉन के केस में भी यही हो रहा है, सिलिकॉन 4 का है, नाइट्रोजन 5 का है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 इसके नीचे आ गई, इसकी वैलेंसी 4 इसके नीचे आ गया। एंड में बचा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो अपनी वैलेंसी 3 ही शो कर रहा होता है, लेकिन फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी 5 शो कर रहा होता है नाइट्रोजन के साथ। तो ये अबनॉर्मल वैलेंसीज में से एक वैलेंसी है जो हम लोगों ने वैलेंसीज पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, उसमें से एक यहाँ पे ये शो कर रहा है। उसके अलावा लास्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ, सिलिकॉन का है, हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे SiH4 बनाता है, ठीक है, सिलिकॉन हाइड्राइड बनाता है। उसके अलावा नाइट्रोजन का H2 के साथ रिएक्शन है तो ये अमोनिया बनाता है। सिर्फ देखो वैलेंसी से इंटरचेंज हो रही है। सिलिकॉन ग्रुप 4 का है तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन के नीचे 4 वैलेंसी शो कर रहा है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो वो सिलिकॉन के नीचे आ गई। नाइट्रोजन के केस में भी यही हो रहा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हाइड्रोजन के नीचे आ गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 नाइट्रोजन के नीचे आ गई। सल्फर के केस में भी यही हो रहा है, सल्फर की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन की वैलेंसी इसके नीचे, और HCl में दोनों की वैलेंसी 1 है, इसीलिए मिलके HCl बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारे रिएक्शंस हो गए। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ज्यादातर रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हम वैलेंसीज को इंटरचेंज होता है वही देख रहे हैं। बाकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर की अपनी कंडीशंस के हिसाब से रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें बस है याद करने वाली, बाकी सारी वैलेंसीज इंटरचेंज होनी है। अब यहाँ पे केमिकल बिहेवियर है हेलोजेंस का। सबसे पहले बॉन्ड इंथैल्पीज है। बॉन्ड इंथैल्पीज क्या होती है कि भाई हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वो मेरे पास बॉन्ड इंथैल्पी होगी। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, मुझे इनके बीच का बॉन्ड तोड़वाना है, तो जो एनर्जी मैं इन्हें दूंगी बॉन्ड तोड़वाने के लिए वो बॉन्ड इंथैल्पीज कहलाएगी। अब यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पीज अगर हम देखें, मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर देती हूँ उसका ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आप देखो बॉन्ड इंथैल्पी जो सबसे कॉर्नर में दिया हुआ है टेबल बॉन्ड इंथैल्पीज का, उसमें आप देखो फ्लोरीन की 159 है, उसके बाद क्लोरीन से लेके आयोडीन तक बॉन्ड इंथैल्पीज डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन की थोड़ी एबनॉर्मल बॉन्ड इंथैल्पी है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन का हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है जो कि है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। सही है, अब हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ऊपर भी है, यानी कि इसके एटम का साइज भी स्मॉल है। तो जब एक फ्लोरीन छोटे साइज का दूसरे वाले फ्लोरीन से जुड़ेगा तो इनके छोटे साइज होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। साइज छोटा है इस वजह से, तो न्यूक्लियस करीब करीब होंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अच्छा एक और रीजन क्या है कि क्योंकि दोनों के साइजेस स्मॉल हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे वो वाली बात क्या कहेंगे फीकी पड़ जाती है, जो मैंने अभी बात बोली कि बॉन्ड इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं साइज स्मॉल होने की वजह से, वो बात फीकी पड़ जाती है। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इतनी ज़्यादा होती हैं दूसरे की कि जो इलेक्ट्रॉन ये बीच में रख के शेयर कर रहे हैं ना फ्लोरीन,
और फ्लोरीन है, जो इलेक्ट्रॉन बीच में रख के शेयर कर रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा होता है, ये अपनी तरफ खींच रहा होता है, और दोनों की है भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो जैसे ही हम इसको एनर्जी देते हैं ना, तो ये फौरन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ज़रा से एनर्जी देने पर। तो इसीलिए फ्लोरीन की बॉन्ड इंथैल्पी कम है एज कम्पेयर टू बाकी सारे एलिमेंट्स के। उनका साइज भी बढ़ता जा रहा है थोड़ा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम होती जा रही है टॉप टू बॉटम, जिस वजह से उनकी बॉन्ड इंथैल्पीज इंक्रीज होती जा रही है, उनका बॉन्ड स्टेबल होता जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्लोरीन की और सारे हैलोजेंस की बॉन्ड इंथैल्पीज के बारे में। ठीक है, अब बॉन्ड इंथैल्पीज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ पे, और बॉन्ड लेंथ हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इन चीज़ों पे मतलब डिपेंड कर रही होती है। तो मैंने चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया था, तो वही वैल्यूज है सबके लिए, लेकिन हमें स्पेशली यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पीज को देखना है। सही है, ये बात हो गई। बाकी आप मैंने शेयर किया था, तो आप उसको एक बार पीछे जाके दोबारा से उस चार्ट को एक बार देख लो, ताकि आपको दोबारा से ट्रेंड अगर नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है, सिर्फ फ्लोरीन की कम है, बाकी सब नीचे ज़्यादा है। क्लोरीन की ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की उससे कम है, और आयोडीन की सबसे कम है। ठीक है, तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो चार्ट अच्छे से देख लेना आप लोग, उसमें बॉन्ड लेंथ भी मेंशन है, उसको भी एक बार देख लेना, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, तो पता होना चाहिए हमें। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है एसिडिटी ऑफ हेलोजन हैलाइड। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है कि HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HBr उससे कम, HCl उससे कम, और HF उससे कम। अब ऐसा क्यों है? देखो, हम एसिड की जो स्ट्रॉन्गनेस है या उसकी एसिडिटी है, हम कह रहे होते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, वो किस बिहाफ पे कह रहे होते हैं, किस बात पे कह रहे होते हैं? हम ये इस बात पे कह रहे होते हैं कि भाई जो एसिड पानी में डिजोल्व होने के बाद सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन जिस भी चीज के साथ अटैच होगा वो बहुत ही मजबूती से अटैच होगा, उसको इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं वो। लेकिन उसके निस्बत अगर हम बाकियों को देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में कम है, यानी कि वो फ्लोरीन के मुकाबले में जिस भी एटम से जुड़ेंगे वो कम मजबूती से जुड़ेंगे, और सबसे कम होती है आयोडीन की। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं HI को पानी के अंदर डालूंगी, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबके मुकाबले में थोड़ी कम है, तो वो आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, बॉन्ड आसानी से तोड़ लेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि HI हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक है, या एसिडिटी उसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर उससे कम ब्रोमीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन की होगी, क्योंकि इससे थोड़ी सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, फिर इसकी और सबसे ज्यादा इसकी। तो इस वजह से सबसे ज्यादा अच्छा एसिड ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हेलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का वर्ड जहाँ पे लग जाता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि वो दूसरों को वो काम करवा के दे रहा है। जैसे कि ट्रैवल एजेंट है, वो खुद ट्रैवल करने नहीं जाएगा, लेकिन लोगों को टिकट्स देकर ट्रैवल करवाने के लिए। स्टेट एजेंट होता है, खुद घर नहीं खरीदता लेकिन दूसरों का घर खरीदवा के देता है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा, और तो अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो फिर खुद क्या हो रहा होगा? खुद रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही ऑर्डर लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों? फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा आसानी से। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करवा लेगा, और वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, उससे गेन कर लेगा, तो खुद ये रिड्यूस हो रहा है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे छीन रहा है, और खुद रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। ठीक है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन के सबसे कम आयोडीन की। तो आयोडीन बहुत कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अच्छा, हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि दूसरों को रिड्यूस करवा रहा होगा और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। अब हमें पता है कि कभी भी कोई चीज आयन की फॉर्म में होती है तो वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आयन्स लिखे हुए हैं। ब्रोमीन आयन, ये हमेशा आयन नेगेटिव ही बनाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब ये नेगेटिव आयन उन्होंने ले लिया है, तो ये है अनस्टेबल। एटम की फॉर्म में होंगे तो ये स्टेबल है, लेकिन अगर आयन की फॉर्म में है तो ये अनस्टेबल है।
अब इन्हें क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है जो इन्होंने लिया हुआ है एक्स्ट्रा। अब वही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा जिसके अंदर कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वही इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएगा, और जिसकी ज्यादा है वो अपने पास लगा के अपने पकड़ के रखेगा उस इलेक्ट्रॉन को। तो सिमिलरली देखो, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल हो जाएगा, आई नेगेटिव से आई बन जाएगा। फिर उससे ज्यादा होती है ब्रोमीन की, वो थोड़ा सा मुश्किल उसको होगी थोड़ा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा एंड में जाकर, जब पानी सर से गुजर चुका होगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अपने अंदर से, रिड्यूस होगा तब जाके, सही है, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा। और जिसको अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, तो सामने वाला वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहा होता है हैलाइड आयन। अब कुछ यहाँ पे रिएक्शंस आप लोग की बुक में गिवन थे तो मैंने वो भी यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस है, तो ये जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, एक हेलोजन की दूसरे हेलोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो हेलोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हेलोजन को रिप्लेस करने की सलाहियत भी रखता है। अब कैसे देखो, NaBr था, इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन के मुकाबले में ज्यादा है, तो ये ब्रोमीन को हटा के खुद इसकी जगह लग जाएगा, ये देखो NaCl और Br2 बन गया। अब Na का Cl से रिएक्शन है, अब अगेन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है I के मुकाबले में, तो ये I को हटा के खुद लग जाएगा। सिमिलरली Na का Br2 से रिएक्शन करवाया हुआ है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है I से, तो ये इसको हटा के लग जाएगा, ठीक है। तो ये बस रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, इस तरीके से रिप्लेस। अच्छा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरीन एज अ वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन का खास रिएक्शन है जिसके अंदर वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद ही रिड्यूस हो रहा है, एक ही रिएक्शन के अंदर रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ये चीज कहलाती है क्लोरीन की ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसका रिएक्शन जब पानी से करवाते हैं तो ये HCl बनाता है और HCl बनाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ पे H पॉजिटिव होता है और Cl यहाँ पे नेगेटिव होता है, या मैं कह सकती हूँ +1 और यहाँ पे -1 है। तो 0 से अगर -1 की तरफ जा रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है रिड्यूस। और यही क्लोरीन जो यहाँ पे जा रहा है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, फिर प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का होता है -2, फिर प्लस क्लोरीन का मुझे निकालना है इक्वल्स टू 0, -2 और +1 कितने होते हैं, -1 प्लस Cl इक्वल्स टू 0, और ये -1 जब उधर जाएगा तो ये वहां जाके हो जाएगा +1। तो यहाँ पे कितना आ रहा है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो यहाँ पे ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो ये चीज कहलाती है क्लोरीन की ऑटो ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जब पानी से रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन हमने पीछे भी पढ़ा है, ये लिखा हुआ ये रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन जब ये करता है तो HCl और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब चले आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है और ऑयली ऑयली सा होता है, तो इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। इसका थोड़ा टेक्सचर थोड़ा सा ना गाढ़ा सा होता है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम डायग्राम को भी देख लेंगे, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी, डायग्राम को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम सल्फर का रिएक्शन करवाएंगे या सल्फर को बर्न करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये काम किसमें हो रहा होता है, मैंने लिखा हुआ है सल्फर बर्नर के अंदर, ठीक है, या पायराइड बर्नर भी कहा जाता है। तो सल्फर आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे मैं लिख दी थी, सल्फर आ रहा होता है यहाँ से अपनी ओर से, जिसको कहा जाता है पायराइट ओर। ये जमीन से निकलता है जिसके अंदर सल्फर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो हम सल्फर को उसमें से अलग करके फिर हम उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। तो पायराइट ओर से सल्फर आ रहा है और उसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं। 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मैंने बताया था कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमेशा SO2 बनाता है, और ये कहाँ पर हो रहा है, सल्फाइड बर्नर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि आर्सेनिक,
सिलिका, CO2, ये जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है जिनको रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको रिमूव नहीं करवाया गया तो हमारे आगे के स्टेप में हम कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं एक, जिसको कहा जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो वो कैटेलिस्ट खराब हो सकता है, वो पॉइजन हो सकता है, यानी कि वो उल्टा काम कर सकता है इन इम्प्योरिटीज की वजह से। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये पॉइजन करेंगे V2O5 को। अब सेकेंड स्टेप पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपना SO2 जो यहाँ बना है उसको SO3 के अंदर। तो SO2 का रिएक्शन अगेन ऑक्सीजन से करवाते हैं, V2O5 ये रहा वो कैटेलिस्ट। 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं और 1 से 2 ATM प्रेशर देते हैं। तो ये बन जाता है SO3 के अंदर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो -45 किलो कैल अपॉन मोल पर मोल यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है ये। तो ये एक्सोथर्मिक का काफ़ी सारी हीट यहाँ पे निकलती है। उसके बाद थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 इंटू H2SO4। अब SO3 बन चुका है, ठीक है, SO3 बन चुका है। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे H2SO7 बन जाता है जिसको हम कहते हैं ओलियम। ओलियम भी कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम ओलियम भी कहते हैं या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम है इसके। तो यहाँ पे हमारा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब अगेन अगर आपने देखा हो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं या आपने शायद रियल में भी देखा हो कि एसिड में से बुलबुले निकल रहे होते हैं, धुआं भी निकल रहा होता है, तो वो बिल्कुल हाईली कंसनट्रेटेड एसिड होता है, उसको कहा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये एक, क्योंकि बुलबुले निकल रहे हैं, हीट निकल रही है, तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, अपने अंदर से हीट निकालेगा। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करते हैं, क्योंकि ये हाईली कंसनट्रेटेड है, हमें इतना कंसनट्रेटेड नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल कंसनट्रेशन चाहिए, तो हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम इनटू H2SO4। इस ओलियम को H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल H2SO4। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर ऐड करवाते हैं तो हमें H2SO4 मिल जाता है जो कि 98% प्योर होता है। तो यहाँ पे ये टोटल 4 स्टेप्स के अंदर ये काम हो रहा होता है। अब इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। जगह कम थी इसलिए डायग्राम में नहीं बना सकी। अब अगर आप डायग्राम में देखो तो सबसे पहला जो चैम्बर है उसके नीचे लिखा हुआ है पायराइट बर्नर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सल्फर की पायराइट और डालते हैं, ठीक है, जिसमें सल्फर मौजूद है, और साथ में एयर डाल रहे हैं और इसको करवाते हैं बर्न। तो ये पहले स्टेप वाला काम हो जाता है। SO2 बन गया, लेकिन अभी इसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है। मैंने क्या कहा था, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद है, अब उसे रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप में डस्ट फिल्टर चैम्बर होता है, ठीक है, एक फिल्टर पेपर लगा होता है यहाँ पे, हम अपनी SO2 गैस को उस पर से गुजारते हैं। उसके बाद कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी रह जाती है तो उसको हम वॉश करवाते हैं वॉशिंग टावर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज अब क्लीन हो चुकी हैं, लेकिन हमारी SO2 गैस के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, वो गीली हो गई है, तो उसको फिर नेक्स्ट ड्राइंग टावर में भेजते हैं। H2SO4 का ऐड करवाया जाता है। H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। अभी आगे हम लोग इसके रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि किसी भी चीज में से पानी को निकाल सकता है। उसके बाद फाइनली हमारा कॉन्टेक्ट टावर आ गया या ऑक्सीडाइजिंग टावर आ गया, जिसके अंदर ये वाला रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। V2O5 यहाँ पे मौजूद होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन टावर, जिसके अंदर ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, और फिर फाइनली लास्ट वाले चैम्बर में हम डाइल्यूशन करवा रहे होते हैं, वाटर को ऐड करवा रहे होते हैं। आप देख भी सकते हो ऊपर से वाटर स्प्रे होता हुआ दिख रहा है और फाइनली हमें H2SO4 मिल जाता है। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखी है क्योंकि जगह कम थी। तो सबसे पहले इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब H2SO4 की डेंसिटी होती है। उसके अलावा इसका फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पानी में सोल्यूबल होता है और हाईली कोरोजिव होता है। कोरोजिव का मतलब क्या है, अगर आपने अपना हाथ वगैरह डाल दिया तो आपका हाथ गया। अच्छा, उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देता है। जैसे कि कार्बन का H2SO4 का रिएक्शन है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया। देखो ऑक्सीडेशन की ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पहली कि आप इलेक्ट्रॉन लॉस करवा रहे हो किसी चीज में, किसी स्पीशी के अंदर, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हो तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हो तो भी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो 3-4 एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीडेशन की, और भी डेफिनेशन हैं।
तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ कार्बन की, तो देखो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया और वाटर रिमूव हो गया। फिर सल्फर का H2SO4 के साथ रिएक्शन है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे वाटर बन रहा है और सल्फर के साथ ऑक्सीजन लग गई, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है तो ये CuSO4 बन रहा है, कॉपर सल्फेट बन गया। ठीक है, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन गया। तो सब में एक चीज तो कॉमन है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी जो चीज से रिएक्शन है उसके हिसाब का कंपाउंड बन रहा है। उसके बाद लास्ट में एल्यूमिनियम है, इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, साथ में SO2 और वाटर। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा हमें, क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है एस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव करवा देंगे। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये शुगर का फॉर्मूला है और ये वुड का फॉर्मूला है, जो लकड़ी होती है ना हमारी लकड़ियाँ, उसका फॉर्मूला है। अब इसका H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये H2SO4 बेसिकली कैटेलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, कैटेलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। तो कार्बन को ये अलग कर देगा और इसमें से वाटर को अलग कर देगा। सिमिलरली इसमें से भी कार्बन को अलग कर देगा, वाटर को अलग कर देगा, यहाँ से भी कार्बन को अलग कर देगा और वाटर को अलग कर देगा, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ ये चेन में जुड़े हुए होते हैं C6H12O5, तो एक मॉलिक्यूल में से 6 कार्बन और 5 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। सही है। अच्छा, है सल्फोनेटिंग एजेंट। सल्फोनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड में SO3H ग्रुप को ऐड करवा देना इज सल्फोनेटिंग। तो यहाँ पे C6H6 है, ये बेंजीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो देखो उसके अंदर C6H5 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल के कार्बन ने अपने अंदर SO3H को लगा लिया और साथ में वाटर बन गया। इसी तरीके से C7H8 है, ये टोलुइन का फॉर्मूला है, H2SO4 का इसके साथ भी रिएक्शन हो रहा है तो इसने भी क्या करा, SO3H को ऐड करवा दिया। सही है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे C7 और H7 और SO3H, ऐसे भी लिख सकते हो दोनों तरीकों से। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा और साथ में SO3H लग जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या है कि अपने अंदर से 2 H पॉजिटिव या 2 प्रोटॉन को निकाल सकता है। तो जो चीज प्रोटॉन को डोनेट करती है हम उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे एज अ बेस बिहेव करता है कि यहाँ पे पहले एक प्रोटॉन को निकालता है। ठीक है, वाटर में जब इसको ऐड करेंगे तो ये एक H को निकालेगा, वो H वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और HSO4 अलग हो जाएगा। फ्री HSO4 के अंदर एक और हाइड्रोजन है, ये अभी भी अपने अंदर से ये हाइड्रोजन निकाल सकता है, तो दोबारा एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, अगेन एक और वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और साथ में SO4-2 अलग हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप मैंने ये बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे कि ग्रुप 1, 2, 3, 4 के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, 2A के, 3 के, 4 के। अब 1 के पहले वाले का 2 के दूसरे वाले के साथ जो डायगोनल रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनकी इस रिलेशन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो वो चीज कहलाती है इनका डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरली बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन बन रहा है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है। तो इनकी डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ये डायगोनल है और इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कुछ प्रॉपर्टीज मैच भी करती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले लिथियम और मैग्नीशियम की है कि इनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है। लिथियम का 152 होता है पिकोमीटर और मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर होता है। इसी तरीके से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इसकी 1 होती है और इसकी 1.2 होती है। बोथ लाइटर है अपने ग्रुप में, दोनों का वजन कम होता है और दोनों के लेस सोल्यूबल होते हैं ऑक्साइड, यानी कि इन दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी के अंदर बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। तो ये इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद है बेरिलियम और एल्यूमिनियम, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 1.5। ये शो पैसिविटी विद कंसंट्रेटेड HNO3, दोनों पैसिविटी दिखाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसके अलावा BeCl2 और एयर, यानी कि बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है,
लेविस एसिड के मतलब क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद है बोरॉन और सिलिकॉन। बोरॉन और सिलिकॉन की क्या बात है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एक दूसरे से काफी क्लोज होती है। बोरॉन की 2 होती है और सिलिकॉन की 1.8 होती है। इनकी डेंसिटीज भी आपस में बहुत क्लोज होती है। बोरॉन की 2.35 होती है और सिलिकॉन की 2.34 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोथ आर मेटेलॉइड्स, दोनों मेटेलॉइड्स हैं, और बोथ डोंट फॉर्म कैटाइन, क्योंकि दोनों मेटेलॉइड्स हैं तो कभी भी कैटाइन नहीं बनाते, यानी कि पॉजिटिव आइन नहीं बनाते। ठीक है, तो कोशिश की है सारे चैप्टर कवर करने की लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है कि छोटे से छोटे लिख सकूं और बात ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, बता सकते हो। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।